हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो उसके क्रू मॉड्यूल को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यानी उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को उड़ान परीक्षण वाहन TB-D1 से लॉन्च किया गया है। तो इस वाहन का नाम जरूर याद रखिएगा जिससे इसको लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम है TB-D1। दोस्तों, क्रू मॉड्यूल जो है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर सुरक्षित रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरा है। अब आप यहां पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, क्रू मॉड्यूल का मतलब यह है कि गगनयान में जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो इसी क्रू मॉड्यूल में जाएंगे, यानी इसी में बैठकर वो अंतरिक्ष में जाएंगे। चलिए समझते हैं कि इसको कैसे लॉन्च किया गया और फिर ये कैसे बंगाल की खाड़ी में गिरा है। तो दोस्तों, जो TB-D1 लॉन्च व्हीकल था उससे इस क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। फिर इस पर देखिएगा, यहां से ये लॉन्चिंग होती है और फिर दोस्तों जैसे ही ये 17 किलोमीटर यानी कि लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है, ये क्रू मॉड्यूल जो था वो अलग हो जाता है। फिर इसमें ये पैरासूट आ जाते हैं, पैरासूट खुल जाते हैं और फिर ये इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब ये परीक्षण क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों, जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, फिर इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भी तो आना है। तो ये किस प्रकार से आएंगे, इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम टेस्ट व्हीकल TB-D1 की बात करें तो इसी से क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था और इसका वजन जरूर याद रखिएगा 24,000 किलोग्राम है बिना फ्यूल के। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और वो 400 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाए जाएंगे, फिर उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इस मिशन को अगले साल के आखिरी तक या 2025 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, गगनयान किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। बात आई है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और S सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडीकर की जो ई-बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई-बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई-बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई-बुक होने वाली है क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात ये की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई-बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई-बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई-बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और PDF, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। यानी भारत सरकार का कहना यह है कि 2024 तक भारत में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसकी जानकारी अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने दी है। तो उन्होंने बताया है कि सरकार का लक्ष्य 2024 में
भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना है। और दोस्तों ये जो भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और ये जो भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनेगा ये दुनिया के प्रमुख संस्थानों जैसे IMEC, नैनोटेक, ITRI और MIT जैसे संस्थानों के जैसा बनेगा। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर हम उन पदार्थों को कहते हैं जो ना पूरी तरह से चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी सेमीकंडक्टर हैं। दोस्तों जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसका यूज मोबाइल चिप में, कंप्यूटर चिप में किया जाता है। और ये जो आप उपकरण देख पा रहे हैं ये सेमीकंडक्टर से ही बने हुए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, IC चिप और डायोड, ये सभी किससे बने होते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है भारत का 2023 तक। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य है 2023 तक। ब्रॉडगेज रूट्स में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो है 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक का। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 तक था, अब 2024 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, तो उनके द्वारा 1 महीने के औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की हाल ही में घोषणा की गई है। दोस्तों यह जो अभियान है ये 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलाया जाएगा, क्योंकि इस दौरान शहर में प्रदूषण बहुत अधिक होता है, तो इसको कम करने के प्रयास किए जाएंगे इस अभियान के दौरान। इस अभियान के तहत 66 टीमों का गठन किया गया है। यहाँ पर बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लंबित बिलों के लिए एक मुश्त निपटान योजना का अनावरण किया है अभी हाल ही में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को अभी हाल ही में लॉन्च किया था। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल्ली बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैट सेवा बाल मित्र को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह मिजोरम राज्य में शुरू हुआ है। तो मिजोरम में मामित जिले के रेक में 2 दिन का एंथूरियम महोत्सव अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बात आ रही है एंथूरियम की। तो एंथूरियम क्या है? तो यह एक पौधा है और दोस्तों इसमें जो फूल लगता है बहुत ही सुंदर फूल लगता है। तो इसकी खेती जो है अमेरिका में होती थी, फिर इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई और फिर बेल्जियम में हुई और दोस्तों अब ये पूरे विश्व में फैल चुका है। तो ये जो एंथूरियम है ये सुंदरता वाला पौधा है, तो इसी को लेकर के ये महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। बात आई है महोत्सव की, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख महोत्सव 2023 के। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में, ममानी महोत्सव लद्दाख में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में, प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, आदि महोत्सव दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में और चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गोंडा में स्थापित किया गया है। तो गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है और यह जो कैफे है ये महिलाओं के स्व सहायता समूह के द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों इसका जो उद्घाटन है या इसका जो शुभारंभ है वो 22 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।
तो महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की जा रही है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कैफे खोला गया है इसमें बच्चों से संबंधित जो पोषण युक्त भोजन है वो प्राप्त हो सकेगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। वन टैप वन ट्री अभियान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी के जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा वेलोड्रोम कहां बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वरखेड़ा नाथू प्रोजेक्ट जो कि एक स्पोर्ट सिटी है, वहां पर देश का दूसरा वेलोड्रोम बनाया जाएगा। अब यहां पर बात आ रही है कि ये वेलोड्रोम है क्या? तो यह एक साइकिलिंग रेस ट्रैक है। तो 180 डिग्री सर्कल वाले साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक को वेलोड्रोम कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की जहां पर साइकिलिंग होती है इसे वेलोड्रोम बोला जाता है। इस वेलोड्रोम में नेशनल लेवल के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वेलोड्रोम में साइकिल रेस देखने के लिए 10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता भी है। 5 एकड़ में बनने वाले इस वेलोड्रोम की लागत 50 करोड़ रुपए है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को अभी हाल ही में लागू किया था। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अब 55 हो गई है। अभी हाल ही में मैहर और पांडुरना नए जिले बने हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे का अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है। 785 टाइगर के साथ भारत का टाइगर स्टेट बना है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या 55 है। मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया गया है। जमा लिंक्ड ऋण योजना 10 से 18 साल के आयु वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए शुरू की गई है। बात आई है योजना की, तो राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक से रिलेटेड है, शक्ति योजना कर्नाटक से, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा से, खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश से, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से, शासन आपाल्यादारी पहल महाराष्ट्र से और ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो ये योजनाएं अभी हाल ही में शुरू की गई हैं राज्यों में। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी शिमला और धर्मशाला है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा की 68, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो उपन्यास है ये अभी हाल ही में लिखा है ग्रीस दत्त शुक्ल ने। किसने लिखा है दोस्तों? ग्रीस दत्त शुक्ल ने। तो ग्रीस दत्त शुक्ल के दूसरे उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पुस्तक की, तो 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस, ये PS राम मोहन राव के द्वारा लिखी गई है। स्नैक्स इन गंगा पुस्तक को राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन के द्वारा लिखा गया है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया है। एज गुड एज माई वर्ल्ड को लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। मुंडिका उपनिषद पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। स्मोक एंड एसेस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। और द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट पुस्तक को लिखा है शेखर पाठक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि 418 फीट का है
किस बॉर्डर पर फहराया है? आंसर हो जाएगा अटारी वाघा बॉर्डर पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अटारी वाघा बॉर्डर है, जो कि अमृतसर के पास है, तो वहां पर अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 418 फीट है और इसकी ऊंचाई पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से 18 फीट अधिक है। यानी जो पाकिस्तान का ध्वज है वो 400 फीट का है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 418 फीट का है। इससे पहले जो ध्वज लगा हुआ था उसकी ऊंचाई 360 फीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 41 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ना पड़ा है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो अभी हाल ही में कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स ने भारत छोड़ा है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। फिर इस हत्या के बाद जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो ये आरोप लगाते हैं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगते हैं और फिर दोनों देश अपने अपने डिप्लोमेट्स बुलाने की बात करते हैं। तो भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, भारत ने ये कहा है कनाडा से कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स तुम्हारे वहां हैं, यानी कि गिनती में जितने वहां हैं उतने ही डिप्लोमेट्स तुम भारत में रखो, उससे अगर अधिक होंगे तो उनकी सुरक्षा हम वापस ले जाएंगे। तो इसके बाद कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ना पड़ा है। बात आई है कनाडा की, तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और यहाँ की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन? कनाडा। और कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा में। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है, यह कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? कार्तिकेयन मुरली। रिवर्स स्विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक टंडन के द्वारा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रथम भारतीय महिलाओं को। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है वनछेद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी जी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है आशा पूर्णा देवी जी। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सचिन तेंदुलकर दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।